तो ये हेडिंग डाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम in terms of moment of inertia। ये बेटा डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दिया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अगर वो वाला पेपर खोलो पेज अपना, पिछले चैप्टर में रोटेशनल मोशन में भी ये पढ़ाया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिला। क्या होता है स्टेटमेंट, जरा आप ही हमें बता दो, स्टेटमेंट कैसे बोला जाता है? अगर इसी सिस्टम पर नहीं एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, उसका टोटल नहीं एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन अनजर्व, यही था। और फिर ये दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है? आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म में पढ़ा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द एमआई। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, या शुरू में हम ऐसा कर दें, शुरू में एक्सटर्नल टॉर्क 0 कर दें, इन द absence of एक्सटर्नल टॉर्क, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इन द absence ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, टोटल लीनियर नहीं होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, आगे क्या लिखा जाता है, टोटल नहीं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। हाँ, बॉडी को नहीं बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोल दो, ऑफ एन आइसोलेटेड शब्द हम इसलिए बोलते हैं शुरू में टॉर्क 0 हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अनजर्व्ड, है ना। तो ये वही वाली चीज़ होगी, कोई नई बात नहीं है। स्टेटमेंट को वही सेम रिलीज हो गया। फिर एक बार पढ़ लो, रिवीजन टाइप में हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क जब नहीं लगेगा सिस्टम में, रोटेशनल मोशन के दरमियान टॉर्क नहीं लग रहा है, तो यकीनन टोटल एनी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी और सिस्टम जो है ऑलवेज रिमेन अनजर्व्ड, है ना। तो ये स्टेटमेंट सेम रिलीज हो गया। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इफ टॉर्क इन टाउ बराबर 0, देन एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ आप ये वाली बात हमें इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए। अब आप हमें ये बताइए, एंगुलर मोमेंटम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई आपस में रिलेशन होता है? एंगुलर मोमेंटम एल में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में कोई आपस में
कोई रिलेशन बन के आया फिजिक्स में? L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो L लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आई इंटू ओमेगा बॉडी या सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, और बॉडी जिसने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए? अंजर में रहना चाहिए। ये आप बंद कर दीजिए। मेन चीज़ यहाँ पर हम इस पर आ गए। लिख लीजिए स्टेटमेंट और ये लिख लीजिए फटाफट अपनी रफ कॉपी में, लिख लीजिए रिवीजन के रूप में। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क यानी जीरो होगा तो एल कांस्टेंट होगा। एल कांस्टेंट होगा इसका मतलब नहीं प्रोडक्ट ऑफ द आई एंड ओमेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है। अब सारा ध्यान हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में है। तो अब ये क्या सिखा रहा है? अगर इस सिस्टम में कोई सिस्टम हमें दिया जाए, उसका आई अचानक बढ़ गया, तो आई अचानक बढ़ गया, उस सोचो दिमाग पर जोर डाली, अगर आई बढ़ जाएगा तो फिर ओमेगा में क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ये बात अच्छा लगा। तो ये यही तो सिखाना है कि जैसे मान लो टॉर्क यानी जीरो था और ये हम पढ़ा रहे आई इंटू ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट। अगर इस सिस्टम में एट एनी हाउ आई इंक्रीज हो गया तो ओमेगा कम हो जाएगा। यहाँ पे ये मतलब निकला कि अगर नहीं ये आई यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा तो ये वाला ओमेगा जो है डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। चलो इसका उल्टा बोलो। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन फिजिक्स में आ गई जहाँ पे सिस्टम का आई जो है डिक्रीज हो गया, अगर सिस्टम का आई डिक्रीज हो गया इन द ऑप्शन अपने, तो फिर इसका मतलब नहीं ये ओमेगा जो है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये समझने पूरा पूरा फिजिक्स अभी हम इसी पर उतार देंगे। अच्छा, अब कल हमने आपको एक चीज़ समझाई कि उसको एक बार फिर समझो। इफ मासनी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब बॉडी, स्प्रेड, अब आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। अगर इस सिस्टम ऑफ, सिस्टम मतलब बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास नहीं स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, ऑन इट्स नी ओन मतलब अपने बलबूते पर फैल रहा है, मतलब ये एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो बताइए अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप हमें समझा दीजिए, आप हमें बता दीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगा। हाँ वाह, अगर ये बता रहे हो यकीनन आप अच्छे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात बता दी आपने। चलो इसका उल्टा बताओ। ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा नोट आया, ये नोट करते जाइए, बहुत बड़ी बात बता दी। अगर कहीं आप अपने आप सिस्टम आप यानी मास नहीं फैलने लगा तो उसका आई बढ़ जाएगा। अच्छा, ये वाली बात तुम्हें समझ में कैसे आई? आई का फार्मूला याद है? m1r1² प्लस m2r2², ऐसा कुछ था, प्लस नहीं m3r3², बड़ा टफ है ये, प्लस नहीं mi_ri² प्लस डॉट 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 mn_rn²। ये हाँ, ये प्रैक्टिकली तो बहुत इम्पॉसिबल है, थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, हर पार्टिकल का हमने इंडिविजुअल एम आई निकाला। अगर यहाँ पे मास स्प्रेड हो रहा है तो ये r1 r2 r3 मतलब डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि अगर अभी वो मास स्प्रेड होगा तो आई इंक्रीज हो जाएगा। इसका उल्टा समझ लोगे। चलो मान लो मास नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मास नहीं क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट CONTRACT उड़ रहा है, इतनी मास नहीं कॉन्ट्रैक्ट, अब मास इस उड़ गया सिस्टम आई डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, ये सही है।
तो अगर आई का इंक्रीज होना और आई का डिक्रीज होना ये जो हो रहा है वो अपने ही बलबूते पर हो रहा है, ऑन इट्स ओन, मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। तो ऐसे प्रॉब्लम में एल जो है वो क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। एल कांस्टेंट रहने का मतलब आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगर नहीं मास नहीं स्प्रेड हो रहा है तो आई इंक्रीज हो रहा है। अब जरा बताओ, जब आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वेरी गुड, हाँ बस। और इन्हीं चीज़ों को इंटरलिंक करो आप। और अगर कोई सिस्टम में मास नहीं उड़ गया तो हम समझ लेते हैं आई यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया और उसके डिक्रीज होने से आई हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ बस। चलो आगे बढ़ते, ये बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये नोट कर लिया। अब देखो जरा, जब ये बात सामने आई और हमें अपनी टामा की भाषा ये हटा दे रही है वाली, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, इसमें एल एल कांस्टेंट और एल एल और एल अब कांस्टेंट होगा जब टाउ जीरो है। सारी तो ये श्रृंखला बनी है। हमने यानी यहाँ पे ऐसे बोलना था इफ नहीं टाउ बराबर जीरो तो एल बराबर कांस्टेंट, एल कांस्टेंट आई इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ये लीजिए, ये रहा। अच्छा एक बात और सुनो, ओमेगा और हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, एंगुलर वेलोसिटी। है बेटा, कैमरा थोड़ा सा नी और ऊपर ले ले, है ना, या नीचे ले ले, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा हाँ, ये अब दिख रहा है। और अगर देखो यानी यहाँ पे, अगर बेटा यानी यहाँ ओमेगा इंक्रीज वो एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा ओमेगा के बारे में क्या क्या जानते हो आप, चलो ओमेगा के बारे में कोई ऐसा रिलेशन है जो टाइम पीरियड के टर्म में हो, और फ्रीक्वेंसी टर्म में आओ। वेरी गुड, 2 पाई न्यू, हाँ बस, यानी अच्छा कर रहे हो। तो अगर नहीं कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें नहीं उन्होंने पृथ्वी जो है ना हमारी अर्थ नहीं घूम रही है, ऐसे सवाल आते हैं, तो उन्होंने अगर नहीं अर्थ आ रेडियस जो है, जैसे आज अर्थ आ रेडियस, पता रेडियस ऑफ अर्थ कोई बच्चा जानता है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर नहीं अर्थ आ रेडियस नहीं मान लो आज जितना भी है उसका आधा कर दिया जाए, कहते ही अगर कल्पना करो आप, सपोज करो फिजिक्स में अगर अर्थ का रेडियस नहीं जो वर्तमान में है प्रेजेंट टाइम में हाफ कर दिया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ डे कितना हो जाएगा। अभी और ड्यूरेशन ऑफ डे हम 24 आवर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर नहीं पृथ्वी ने अपने बलबूते पर मतलब रेडियस आधा कर दिया, उड़ गई पृथ्वी, देन व्हाट विल हैपन, है ना। तो यानी फिर हमें ऐसा रिलेशन उठाना पड़ेगा जिसमें यानी टाइम पीरियड आ रहा हो, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, और आई इंटू 2 पाई अपॉन टी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो हमें ओमेगा के फॉर्मूलों पर ध्यान देना होगा जहाँ जैसी ज़रूरत है। आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि I1 इंटू ओमेगा 1 बराबर I2 इंटू ओमेगा 2, मतलब ये इनिशियल वैल्यूज हैं और कोई घटना होने के बाद फाइनल वैल्यू उधर आ गई, या और नहीं सिस्टम नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा या सिस्टम स्प्रेड ले रहा होगा। तो ये एक नया अंदाज, I1 2 पाई अपॉन T1 इक्वल टू I2 2 पाई अपॉन T2। चलिए भाई फाइनल I1 अपॉन T1 बराबर I2 अपॉन T2, तो I1 अपॉन T1 बराबर I2 अपॉन T2, ये हो गया एक नया रिलेशन हमने तैयार कर दिया। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही निकल आया। तो ये वाला ब्लॉक हम कर दो, ये वाला, अब एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये तैयार कर दिया। और अगर कोई प्रॉब्लम में टाइम पीरियड नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, तो फ्रीक्वेंसी ये पता है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो इसको और नए अंदाज में कैसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी टर्म में, बोलो I1 न्यू 1
बराबर I2 ν2, ये भी नोट कर लो। कुल मिला यानी लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना सीख लिया। कितने फॉर्म बना लिए हमने, कितने फॉर्मेट तैयार हो गए। फार्मूला 1, 2, 3 और 4 है ना, इनकी हम हेल्प लेंगे। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, ये कोई स्टेटमेंट हो गया, ये पूरा नोट कर लीजिए। अब हम आपको इसके कुछ एप्लीकेशन समझाएं। एप्लीकेशन आपको समझ में आने चाहिए। एप्लीकेशन समझने से पहले फिर आप लोगों के दिमाग में हम बात बैठा दें। आप बताना कि अगर कहीं पहला ऑप्शन ये हो सकता है, कहीं हमने धोखे धड़ाके में आई बढ़ा दिया तो उससे रोटेटिंग बॉडी का जो एंगुलर स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। बस ये सीख लो। और अगर नहीं आई कहीं ऐसी समस्या में आई कहीं डिक्रीज हो गया और ओमेगा जो है हमारा इंक्रीज कर जाए, बस इतना सीख लो और सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सारे सवाल फिर उठा रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केवल समझना है ना, बाकी सारे फेयर नोट में आपको लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी। पहला एक एप्लीकेशन है, अब जरा पैराडाइम देखिए। ये कोई टर्निंग टेबल है। कौन सी टेबल होता है, टर्निंग टेबल वन में कॉन्स्टेंटली एंगुलर स्पीड से यानी रोटेट कर रही है, वो टर्निंग टेबल है। और इस टर्निंग टेबल पर यानी कोई आदमी मैन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, यहीं पे खड़ा कर दे रहे हैं टर्निंग टेबल पर। ये एनी मैन इज स्टैंडिंग ऑन दिस टर्निंग टेबल। और ये जो उसके हाथ है, आर्म है, भुजाएं हैं, ये स्ट्रेच रहे इन आउटवर्ड डायरेक्शन। चलो इसमें डम्बल ले लिया, डम्बल ये एक्सरसाइज कर रहा है, ये लीजिए। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टर्निंग टेबल विद हिज आर्म्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जब ये आदमी आउटवर्ड डायरेक्शन में टर्निंग टेबल खड़ा हुआ है और ये मैन भी रोटेट करने लगा, तो आप बताइए ये पूरी टर्निंग टेबल अब मास मैन के दोनों हाथों में रखे हुए डम्बल का मास, खुद आप पर्सनल मैन का मास, यानी अभी फ़िलहाल जो है ये मास काफ़ी दूर दूर है और ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये हो गई। तो जब वो हाथ आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करे हैं ओवरऑल, तो यकीनन मास फैला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी आई क्या होगा, ज़्यादा होगा या आई कम होगा पूरे सिस्टम का, जिसमें टर्निंग टेबल भी इंक्लूड है। हाँ, ज़्यादा होगा। टर्निंग टेबल अभी हम MI कैलकुलेट कर देंगे, उस आदमी के हाथों का, पैरों का, पूरी बॉडी का MI कैलकुलेट कर लेंगे। और जब उसका हाथ यानी उसके आर्म स्ट्रेच्ड है, व्हेन आर्म्स ऑफ द मैन स्ट्रेचिंग आउटवर्ड, और जब ये टर्निंग टेबल पर खड़ा हुआ आदमी का जो आर्म्स है स्ट्रेचिंग आउटवर्ड है, तो उस समय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा होगा, बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, बढ़ गया होगा। उसके हाथों का बाहर की ओर स्ट्रेच करना या उसके अपने आर्म का अंदर की ओर, चेस्ट की ओर ले जाना, विड्रॉ कर देना, ये उसकी खुद की मर्जी है। और खुद की मर्जी है तो ये इसमें टॉर्क क्या है, 0 है। और आई जब इंक्रीज होगा और आई ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। तो उस समय जो भी एंगुलर स्पीड रही होगी वो कम हो जाएगी। अचानक नहीं, सडनली अचानक, रैपिडली, बहुत जल्दी, द मैन विड्रॉ हिज आर्म्स टुवार्ड हिज चेस्ट,
man with draws his arms toward his chest। मैन ने अपने आर्म और ये जो हाथ फैलाए हुए हैं ना, ये हाथ इसने अर्ध किए, मरोड़ लिए, मोड़ लिए और यहाँ चेस्ट की ओर ले आया। इन दैट मैनर विड्रॉ अर्ध ये हर हिज आर्म टुवार्ड हिज चेस्ट। अब बताइए आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिस्टम पे आई पर डिक्रीज हो जाएगा, और जब सिस्टम आई डिक्रीज हो जाएगा और ये जो टर्निंग टेबल है इसकी जो स्पीड है अचानक क्या हो जाएगी? हाँ, और इसकी ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जितना समझ में आ रहा है वो बोर्ड पर लिखते जाओ, यार फिगर बना लीजिए। ये दो केस ले लीजिए। व्हेन आर्म ऑफ द मैन स्ट्रेचिंग आउटवर्ड आई इंक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस। When man really withdraw his arms towards his chest, then I decreases, and in order to conserve the angular momentum, omega increases. So the product of I and omega remain constant. पहले एक हल्का है आइडिया ले लो, कोई ना कोई फिगर बना लो अपने समझने के लिए। ये आदमी का चेहरा बना लो, ये नहीं, ये इसकी आर्म इस तरह फैला दो, पैर बना लो। एक बार जो फैला हुआ है, एक बार जो जब आर्म फैले हुए हैं ना, तो ये पहला एस हो गया, फिर आर्म से ओढ़ दो, ये दूसरा एस बन जाएगा। चलिए पहला एप्लीकेशन समझ में आया? एनी मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग टेबल विद हिज आर्म स्ट्रेच इन आउटवर्ड डायरेक्शन, suddenly withdraw his arms toward his chest, then the angular velocity of the turning table would be increased। एक और देखो जरा एग्जाम्पल, समझने को बाकी लैंग्वेज आपको फेयर नोट में मिल जाएगी। डाइवर, डाइवर जानते हो डाइवर क्या होते हैं? हाँ, गोताखोर जब पानी में अच्छी गहराई तक पहुँच जाते हैं। और ये डाइवर है, डाइवर खोर नहीं, गोताखोर। ये स्प्रिंग बोर्ड हो गया। स्प्रिंग बोर्ड आपने देखा जब ओलंपिक या एशियन गेम होते हैं तो कोई भी डाइवर जो है पहले स्प्रिंग बोर्ड के किनारे पे यहाँ खड़ा होता है खड़ा, और फिर वो भगवान का नाम लेता है, राम 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 राम। उस देर आँखें बंद खड़ा रहता है, अपने आप को वार्म अप करता है। और जब वो जंप लगाता है पानी में, तो ये कहते हैं जितना ज़्यादा गहराई तक पानी में पहुंच जाएगा उतने ही उसके मार्क ज़्यादा होते हैं। तो क्या करता है वो, जब वो जंप लगाता है स्प्रिंग बोर्ड पर खड़े होके, तो जंप लगाने के दौरान क्या करता है ज़रा सोचो, वो अपने आर्म से नहीं ऊपर नहीं, आर्म एंड लेग वो मोड़ लेगा, अर्ल लेगा इन इनवर्ड डायरेक्शन। वो अपने हाथों को पैरों को अपने अंदर की ओर मोड़ लेगा, है ना। जैसे यानी पेट के अंदर माँ पेट के अंदर जो बच्चा जो होता है वो उड़ा रहता है। और जब ये डाइवर यानी जंप करता है फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड, आप आएंगे ही वो डाइवर क्या कर लेगा, डाइवर अर्ल करेगा, CURL, अर्ल माने बेंड कर लेगा, बेंड हर या हिज लेग एज वेल एज आर्म, पैरों को भी एंड आर्म को इनवर्ड, अंदर की ओर मरोड़ लेगा। और अब बताओ ऐसा करने से MI क्या बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, वेरी गुड, घट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हाथों अब मोड़ना अंदर की ओर, पैरों अब मोड़ना अंदर की ओर, वो उसके द्वारा हुआ या उसके बाहर से किसी ने दबाव बनाया? उसके द्वारा वो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो फिर हम कौन सा लॉ लगा दें? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने के बावजूद हमने आई को डिक्रीज कर लिया है तो ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जब वो गिरेगा ना, वो बहुत जल्दी जल्दी रोलिंग स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और बहुत फास्ट एंगुलर स्पीड के साथ वो जंप लगाएगा इनटू द वाटर। तो वो जंप कर गया इनटू द वाटर विद लार्जर एंगुलर वेलोसिटी। वो लार्जर एंगुलर वेलोसिटी से वो जंप लगा जाएगा। और इसमें कौन सा एप्लीकेशन लग गया, कौन सा लॉ लग गया? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए तीसरा एप्लीकेशन समझिए, थर्ड एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। आपने अभी देखा है आइस स्केटर? हाँ, यानी जहाँ बर्फ़ गिरती है शिमला वगैरह में, वहाँ पे आइस स्केटर होते हैं। अपने पैरों में क्या पहने रहते हैं? जूते। और उन जूतों में व्हील्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं। और वो आइस स्केटर जो है क्या करते हैं? स्पिन करते हैं, स्पिन। या फिर एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्या ले दिया हमने? बैलेट डांसर, BALLETDANCER, बैलेट डांसर। पैरों में क्या पहने रहती हैं वो? हाँ, उसमें व्हील्स लगे होते हैं ना। और जब वो डांस करते हैं और ड्यूरिंग द डांस मान लो या आइस स्केटर मान लो, आइस स्केटर रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। और स्पिन के दरमियान जरा सोचो, स्पिन करते 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 अचानक उसने अपने यानी हाथों पैरों को यानी लेग्स और यानी आर्म को यानी स्ट्रेच इन आउटवर्ड डायरेक्शन। उसने एक यानी पैर को जमीन पर रखा, दूसरा पैर उसने फैला लिया इस तरह से बाहर, और हाथों को भी बाहर कर दिया। तो इससे MI क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अगर नहीं आइस नहीं स्केटर स्ट्रेचिंग नहीं हर नहीं लेग्स एंड आर्म इन आउटवर्ड डायरेक्शन, देन आई नहीं इंक्रीजेस। अब आई इंक्रीजेस होने से क्या होगा? उसकी एंगुलर स्पीड जो है ऑफ स्पिन क्या हो जाएगी? वेरी गुड, बस ये अच्छी बात है। हाँ, इधर वाला अब बैलेट डांसर बोलो। बैलेट डांसर करने वाली जो लेडीज है उसने अचानक अपना एक पैर बाहर कर दिया और एक इन दोनों हाथ को भी बाहर ले लिया, और आई इंक्रीजेस हो जाएगा। और आई इंक्रीजेस होने से ओमेगा डिक्रीजेस हो जाएगा। चलो मान लो पहले से ही बाहर है, एक पैर और एक हाथ बाहर है पहले से ही, और वो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। अचानक उसने अपने हाथ को पैर को अंदर ले लिया, और एंगुलर स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, और जब एंगुलर स्पीड बढ़ानी होती है वो इनवर्ट कर लेती है, और एंगुलर स्पीड यानी ज़्यादा बढ़ गई, उसको लग रहा है हम गिरने वाले, तो अचानक अपने पैर को और हाथों को बाहर फेंक लिया। तो ये बैलेट डांसर भी जानती है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो सारे लोग जानते हैं, सिर्फ उन्हीं नहीं जानते। आज डांस देखना बैले पहने और पैरों में जूते वगैरह, ऐसे जूते जिसमें पहिए लगे, ज़्यादा नहीं पहने, हाथ पैर टूट जाए, ज़्यादा स्पीड में बढ़ा लेना। अच्छा, एक और देखो, एक एप्लीकेशन नंबर चौथा और देख लीजिए। ये हम पहले भी साथ बात हैं, ये चलिए ये लीजिए, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट फिर हमने बना दी। हमें अचानक सूरज याद आ गए। सन इज प्लेस्ड एट एनी वन फोकस ऑफ द इलिप्स। दिस इज द elliptical orbit of the planet, and planet suppose at here। और ये हो गया सन, प्लानेट, सिस्टम। ये हमें मालूम है यानी सन प्लानेट सिस्टम में प्लानेट रिवॉल्विंग अबाउट द सन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। तो क्या और यहाँ पर लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर दे। ये छोटा सा ये बिंदी बना हुआ है, ये बिंदी क्या है? प्लानेट। सन और प्लानेट वाले सिस्टम में सुनना ध्यान दे, सन और प्लानेट वाले सिस्टम में
प्लानिट विल बिहेव जस्ट लाइक ए पॉइंट मास। ये देखिए आप, सन प्लानिट सिस्टम में हम अपनी थ्योरी में, अपनी फिजिक्स में प्लानिट को क्या मान रहे हैं? पॉइंट मास, पॉइंट लाइक मास। हाँ, पॉइंट लाइक मास मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं बताओ? क्योंकि वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो उसके मास के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है। नहीं, मास के कंपैरिजन, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो खुद आ डायमेंशन, मैंने खुद आ रेडियस, मास से तुलना जो कर रहा है, जो डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है एक रेवोल्यूशन, वो डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन। डायमेंशन है ना, सही बोला, थोड़ा गलत बोल दिया। मास से तुलना उसके डायमेंशन, उसके रेडियस से। हाँ ठीक है। और प्लानिट नहीं पॉइंट लाइक मास रोल प्ले कर रहा है। और पॉइंट लाइक मास अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कोई जानता है? IP बराबर पॉइंट लाइक मास का फार्मूला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल mr²। ये आपका सेंटर है सन, और ये आपकी सेंटर होगी, इसके अबाउट को घूम रहा है। और जब r ज़्यादा होगा, जब ये प्लानिट सन से दूर होगा, तो उसका mi पर क्या प्रभाव पड़ेगा? mi ज़्यादा होगा या कम होगा अबाउट द सन? व्हेन द प्लानिट इज वेरी फार अवे। हाँ, जवाब दिया और नहीं लग रहा, सो रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। व्हेन द mi मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द प्लानिट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। जब मूवमेंट ऑफ सन जो से प्लानिट बहुत दूर है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो सोचो जरा, तो टॉर्क पहले 0 है, I × ओमेगा का वैल्यू कॉन्स्टेंट रखना है। और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? कम होगी। हाँ, एक दो शब्द आपको याद है, पैरगी और अपोगी। ये सन, ये एक पॉइंट, इसका नाम शायद पैरगी रखा, PERIGEE, पैरगी, वेरी गुड। और जो सन, ये वाला पॉइंट, ये दूर वाला पॉइंट क्या मान लें? अपोगी। चलो हम आप हमें बता दो, अपोगी पर ओमेगा क्या होगा, ज़्यादा या कम? अपोगी पर, हाँ, अपोगी पर ओमेगा कम होगा। हाँ बस ठीक है, सही बोला। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ I क्या था? ज़्यादा। और I ज़्यादा है, ओमेगा कम हो जाएगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के क्रम में इफ एनी I इंक्रीजेस देन ओमेगा डिक्रीजेस। और इसी तरह पैर की तरफ आओ, I यानी कम हो जाएगा, और ओमेगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। और जैसे समझा रहे वैसे ही ले लो, जो ऐसे फेयर में नहीं लिखा जाएगा, ये आप रफ नोट है, इसमें ले लो, कम ज़्यादा ये सब। टॉर्क 0, I ओमेगा कॉन्स्टेंट, प्लानिट ये पॉइंट मास रोल प्ले करा देंगे। अपोगी पर ओमेगा कम, I ज़्यादा, पैरगी पर I कम, ओमेगा ज़्यादा। फार्मूला हमने ये वाला अप्लाई कर दिया फॉर ए पॉइंट लाइक मास। तो अब इतने एप्लीकेशन हो गए हमारे पास। पहला, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग टेबल वाला। दूसरा, डाइवर वाला। तीसरा, आज आपको डांस भी करा दिया, बैलेट डांसर। बैलेट डांसर ये स्ट्रेचेस इन हर लेग्स एंड आर्म इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन। और इफ ही इंक्रीजेस इन हर एंगुलर स्पीड, वो क्या करेगी? बैलेट डांसर विड्रॉ करेगी हर लेग्स एंड आर्म इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर अंदर खींच लेगी तो I कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगी। और पैरों और हाथों बाहर स्ट्रेचेस करेगी तो I बढ़ जाएगा। और एक ही फंडा याद रखो, जब सिस्टम का मास स्प्रेड होता है तो I बढ़ जाता है, और सिस्टम का मास नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है तो I कम होता है। और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इन चीज़ों को समझना शुरू करो, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो पढ़ाई करिए। कोई मतलब फियर, कोई दबाव, कोई वो मत लो। आप बस समझो कि हमें पेपर नहीं देना, हमें पेपर से रिलैक्स दे दिया, हमें टेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। हम सिर्फ पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो पढ़ जाओगे। अरे स्कूल फोबिया पालोगे, यूनिट टेस्ट का टेंशन लोगे, पेपर प्री बोर्ड और उसका टेंशन लोगे, तो फिर आधा और स्ट्रेस वही ले लिया। और अंडर स्ट्रेस नहीं, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी फिर। खैर चलो ये बताओ, ये हो गया, एक टॉपिक पूरा हो गया बातों बातों में। चलो दूसरा टॉपिक उठाते हैं हम लोग।
सुनना जानते ये रिजिड बॉडी है ऑफ एनी इरेगुलर शेप, और ये लो ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है M1 M2 M3 MI MN, और ये मान लो ये रिजिड बॉडी ये पॉइंट हमने बना दिया O from where the axis of rotation is passing through and the body is rotating about in this point in O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया I बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 MI RI स्क्वायर प्लस डॉट 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 MN RN स्क्वायर। याद आ रहा है? ये हम लोगों को सिखाया गया कि अगर कोई रिजिड बॉडी है अपने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के साथ में है और एक गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, देन वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय दिस यानी फंडामेंटल फार्मूला विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। ये अब फिजिक्स में हम आपको एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट होती है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, काल्पनिक बातें हैं। थ्योरी में ऐसी चीज़ों को सरल किया जाए, थ्योरेटिकल पर्पज से हम ले रहे हैं। तो ये कह रही अगर आस ऐसा हो जाए जैसे मान लो पूरी बॉडी का सारा मास M है ना, सारा मास M मतलब नहीं जो M आप बोलते हो उसमें M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 MI प्लस डॉट 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 MN है। अगर पूरी बॉडी का सारा मास नहीं, फिर सुनो, अगर हम ये मान लें ये सारी जैसे ये पॉइंट ऑफ ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन O, सारी बॉडी का सारा मास इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कंसंट्रेट कर दें, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में भी शायद ये किया था। और अगर मान लो चलो बॉडी के अंदर ये पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट इन ए बॉडी, दिस पॉइंट इन इनसाइड ए बॉडी where we assume the whole mass, if any whole mass of the body were concentrated। ये लीजिए उस समय ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इसका सिंबल हमने चलो मान लिया कि कैपिटल A। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आपने बॉडी के अंदर एक पॉइंट ढूंढिए जहाँ बॉडी का सारा मास यानी उठा के वहाँ रख दीजिए। ये अजम्पशन कर रहे हैं, इफ वी वर एज्यूम दैट इन द होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड एट ए वन पर्टिकुलर पॉइंट इन इनसाइड द बॉडी, और अगर डिस्टेंस ने व्हेन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट लाइक मास दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस डिस्टेंस हम स्क्वायर कर दें तो ये पॉइंट लाइक मास हो गया, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें इस पूरे होल मास ऑफ द बॉडी से, और फिर हमें वही MI मिल जाए, सेम MI मिल जाए जो पहले मिला विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो उस समय अगर वही MI मिलता है तो ये डिस्टेंस है नहीं, ये जो है ना, इसको हम लोग बोला करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन, GY जायरेशन, GYRATION, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अगला नहीं एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं थ्योरेटिकल पर्पज से, कैलकुलेशन सरल करने के पर्पज से फिजिक्स में ये इंट्रोड्यूस कराया गया कि आपने पहले इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हो, हर पार्टिकल का MI निकालोगे, फिर उनको एडअप करोगे, सीधा उस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन पता लगा लो। रेडियस ऑफ जायरेशन वास्तव में वो ऐसे पॉइंट की डिस्टेंस होती फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पर हम बॉडी का सारा मास रख दें, उसके बावजूद उसके MI पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने क्या करें, आप दो फिगर बना लीजिए, एक इधर वाला बना लीजिए और एक ये बना लीजिए, एक ये वाला बना लीजिए, और ऊपर हेडिंग डाल दो रेडियस ऑफ जायरेशन डालिए, यानी रेडियस ऑफ GYRA जायरेशन,
रेडियस ऑफ जायरेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर एम आई को सरल करने के लिए। रेडियस ऑफ जायरेशन डाल दिया, फिगर बना लीजिए दोनों। हो गया सर। यस सर। और जरा हाँ जरा और क्या समझ में आ रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो सकता है? रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस है, क्या है ये? डिस्टेंस है या मास है, क्या चीज़ है ये? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है, एक पॉइंट का डिस्टेंस है। पॉइंट बॉडी के अंदर होगा, पॉइंट का डिस्टेंस। पॉइंट कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? जहाँ पूरी बॉडी का सारा मास रख दिया गया है। हाँ, और उस पॉइंट को रखने के बाद नहीं क्या एम आई बदल गया या एम आई वही जो पहले वाला है? वही रहेगा जो हाँ वही वाला है। तो ये वाला, ये जो एम आई निकाल रहे ये वाला जस्ट लाइक पॉइंट लाइक, ये वाला एम आई और ये वाला एम आई सेम रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब हम दोनों एम आई को बराबर कर दें। वेरी गुड। हाँ बस हम दोनों एम आई को आज पहली बार बराबर करने जा रहे हैं। जो रेडियस ऑफ जायरेशन से बनाया हुआ एम आई है, जिसमें रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या किया हमने, ये सारा मास एक पॉइंट पर रख दिया, पॉइंट लाइक मास मान लिया, पॉइंट नहीं मास का फार्मूला लगा दिया। यानी देखो ये बड़ा वाला एम, कैपिटल एम, द होल मास ऑफ द बॉडी, एम ई स्क्वायर बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस नहीं M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 MI RI स्क्वायर प्लस डॉट 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 MN RN स्क्वायर। अच्छा ये R1 R2 R3 ये क्या होते हैं? R1 R2 R3 डिस्टेंस होती है सर। डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कहाँ से होती है? फ्रॉम द पार्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हाँ, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड। अच्छा ये और जब नहीं हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी समझ जाते हो? रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, शाबाश, ये अच्छा बोला, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये मेरे हाथ में पेन है, इसे आप फिजिक्स में क्या बोलेगी? रिजिड बॉडी। और क्या इसके अंदर ये सारे पार्टिकल हमें नेकेड आई से नजर आ रहे हैं? नहीं सर। नो सर। हाँ क्यों नजर नहीं आ रहे? व्हाट इज द रीजन? पार्टिकल हमारे पार्टिकल माइक्रो है, हमारे सारे पार्टिकल अल्ट्रा हैं, यू में से अल्ट्रा माइक्रो टेनी है, नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो फिर सारे मास हम इक्वल ले सकते हैं। ये M1 M2 M3 बना ले। M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, M2 विद द मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, M3 विद द मास ऑफ थर्ड। तो हम ऐसा करते हैं, ये सारे मास इक्वल ले सकते हैं क्योंकि सारे मास माइक्रो है, अल्ट्रा है, टेनी है। बोलो। वेरी गुड। तो हमने सारे मास को कॉमन मान लिया, इक्वल मान लिया और M मान लिया। हर टर्म ए M1 को भी M मान लिया, M2 को भी M मान लिया, सबको M मान लिया और M कॉमन ले लिया। अच्छा वैसे कुल कितने पार्टिकल आपने माने हैं? आप थ्योरी में जब पढ़ते हो ना रिजिड बॉडी में, टोटल लास्ट में क्या लिखा हुआ? ये MN, N पार्टिकल। वेरी गुड। और R1 स्क्वायर प्लस नहीं R2 स्क्वायर प्लस नहीं और ले लो R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 RI स्क्वायर प्लस डॉट 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 RN स्क्वायर। वेरी गुड। ये लो, चलो हमारे साथ जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं। M हमने इक्वल ले लिया, M कॉमन ले लिया। यहाँ पर आने के बाद देखना बहुत ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में रिजिड बॉडी में N एज्यूम किया है। तो ऐसा करते हैं हम, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्मॉल n हम मल्टीप्लाई ये दे रहे हैं। क्यों ये दे रहे हैं? अभी मालूम पड़ जाएगा। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 RI स्क्वायर प्लस डॉट 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 RN स्क्वायर एंड नाउ डिवीजन बाई n। ये लीजिए, इधर आ जाओ। MA स्क्वायर इक्वल टू ये M इंटू N, ये क्या हो गया?
अरे भाई एक पार्टिकुलर मास स्मॉल m है, 2 पार्टिकुलर मास 2 स्मॉल m हो जाएगा, 3 पार्टिकुलर मास यानी 3m हो जाएगा, और n ये m इंटू स्मॉल m, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। अब बताओ क्या लिखे हैं हम? कैपिटल M, हाँ बड़ा M लिख दीजिए, कैपिटल M लिख दिया। ये है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ri स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर एंड नाउ डिवीजन बाई स्मॉल n। क्लियर? अब और यहाँ से कुछ बात बनी, कुछ कैंसिल वैंसिल हुआ नहीं? कौन था, स्मॉल m या बड़ा m? बड़ा M, कैपिटल M, हाँ यही बोलो, हाँ बोलो, कैपिटल M कैंसिल हो गया। वेरी गुड। अब कैपिटल M कैंसिल हो गया तो बचा हुआ अब क्या रह गया? ए स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस नहीं r2 स्क्वायर प्लस नहीं r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 r सबसे में i स्क्वायर, i वाले पार्टी के लिए प्लस नहीं rn स्क्वायर and now division by small n and the total number of particle। अच्छा एक बार हम लोग फिर अच्छा लगेगा ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नी r1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नी r2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r3, ये बताओ। r1 क्या है? हाँ बारी बारी से बोलो, ओवरलैप हो जाए। एक बच्चा बोलो, बेटिया बोलो। हाँ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट पार्ट r1 क्या है? r1 डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल नहीं ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ हाँ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ ठीक, वेरी गुड। और r2 क्या? डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा बोलो। अच्छा अब ये r1 स्क्वायर को चलो पढ़ सुनाओ। अब बोलो r1 स्क्वायर square of distance of the first particle from axis of rotation। क्लियर? ऐसे सारे बोल रहा। r2 स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। r3 क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो ये आ जाओ, ए की वैल्यू बताओ, फाइनल आंसर बोलो। हाउ कैन एनी एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ जायरेशन इन मैथमेटिक्स। हमारी गणित में मैथमेटिक्स में रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला ए बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ri स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन में बोलो डिवीजन में क्या आ रहा है? n। और ये लो बंद कर दो जरा बेटा, ऐसे अच्छे रंग से बंद कर दो। हमारे फॉर्मूले रजिस्टर में एक फॉर्मूला और, रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट इन इनसाइड ए बॉडी इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वर assumed to be concentrated at that point, we see that any movement of the inertia of the body will remain same। चलो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लिया सारे बच्चों ने? अच्छा अभी कहानी शुरू हुई है। अच्छा आपने क्या किया, ये अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, सबसे लास्ट में क्या ले लिया? रूट ले लिया, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लिया। अब जरा ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उन सारी डिस्टेंसेस का रूट लिया है। पहले आपने सारी डिस्टेंस का पहले स्क्वायर किया, पहला ऑपरेशन क्या किया? स्क्वायर। We take the square of the distance of all particles of the system। ठीक है, पहले आपने r1 स्क्वायर किया, फिर r2 स्क्वायर किया, फिर r3 स्क्वायर किया, फिर ri स्क्वायर किया,
फिर आपने RN स्क्वायर किया, पहला ऑपरेशन आपने स्क्वायर किया, डिस्टेंस स्क्वायर किया, सुनना बहुत ध्यान से। और उसके बाद आपने उन सारी डिस्टेंस स्क्वायर करने के बाद ये क्या कर दिया, डिवीजन बाई स्मॉल एन हम कर दिया, जोड़ लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, और जितने भी पार्टिकल थे में यही किया, प्लस RN स्क्वायर एंड नाउ डिवीजन बाई स्मॉल एन। ये क्या हो गया, ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, ये आपने अर्थमेटिक मीन कर दिया, एवरेज कर दिया, एवरेज। यानी आपने उन सारे पार्टिकल के डिस्टेंस का पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया। दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। और फाइनली लास्ट में क्या, ये लास्ट में कौन सा ऑपरेशन लगा दिया, लास्ट में आपने रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ये लीजिए, और टोटल कितने ऑपरेशन करे आपने, पहला ऑपरेशन कौन था, पहला ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन we take the square of the distance of all the particles, पहला ऑपरेशन स्क्वायर किया, सारे पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है उनको स्क्वायर कर दिया, फिर मीन ले लिया, एवरेज ले लिया, और लास्ट में रूट ले लिया। और चलो आज रास्ते में कोई मिल जाए, अभी बाजार जाना, धनतेरस है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज बच्चे धनतेरस वाले दिन बाजार जाएंगे, फिर अभी लौट के नहीं आएंगे। आधे बच्चे यार डाइट हो, बहुत बड़ा पिलर है आज, हमारी डायरी में नोट है, धनतेरस का दिन। रूट भी निश्चित डिस्टेंस, अगर रास्ते में कोई मिल जाए और वो जल्दी में हो, और आप हमेशा जल्दी में रहते ही हो, और आपने पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन इन माई फिजिक्स, मेरी फिजिक्स में किसी भी रोटेशनल बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या होता है, और बहुत जल्दी में जवाब देना है, तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं रूट नहीं, जल्दी में जवाब देना है, इतना टाइम कहाँ है, रूट मीन स्क्वायर आगे क्या लिखा है, बस हो गया। इतनी जल्दी में जवाब देना जो उसको भी समझ में आ जाए, उनको बहुत जल्दी में हुई। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रोटेशनल बॉडी, आप क्या जवाब दोगे, इट इज रियली द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। अब आगे बोल दो, थोड़ा रोकना चाहता है, ऑफ नी ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। नोट कर लो, नई जानकारी आउटपुट देखिए आप, बेहतरीन 11th का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला हमें, इन पे फोकस करना है, इन पे इम्पैक्ट करना बार बार, इनको रिवीजन करना बार बार। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस है ये, रेडियस ऑफ जायरेशन। हमने ये सीखा कि अगर इन्हीं पूरी बॉडी का मास नहीं विशेष पॉइंट पर रख दिया जाए जिसका डिस्टेंस नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए बराबर था, और इस ए स्क्वायर को हमने मास से मल्टीप्लाई किया तो हमें एम आई मिला। यहाँ से बात शुरू करी हमने, और आते आते बात यानी यहाँ खत्म कर दी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया जाए, तो जरा अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन बदलेगा ही वही रहेगा, बदलेगा। वेरी गुड, क्योंकि हाँ, क्योंकि R1 R2 R3 की वैल्यू बदल जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ जायरेशन इस पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब हम किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन आपको बताएंगे, वो हमें बताना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी about the given axis of rotation. It depends on the numeric position of the axis of rotation. In other words, we can say it depends upon the distribution of masses. Distribution of the masses नहीं, mass और distribution ऐसा है about the given axis of rotation. तो आज जो टॉपिक जो था रेडियस ऑफ जायरेशन वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाल देना, है ना। और अभी हम फेयर नोट्स भेजेंगे, और आप एक बार इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन डेफिनेशन बोलना भी सीख लेना। कि रेडियस ऑफ जायरेशन है या डिफाइंड एज द डिस्टेंस नहीं ऑफ ए पॉइंट इन ए बॉडी इफ द होल मास नहीं ऑफ द बॉडी वर सपोज टू बी अनसंटेटेड
at this point, then its moment of inertia would be same as with the actual distribution of mass. तो अगर ये अच्छी तरह बोलना सीख लिया तो समझ में भी आ जाएगा। तो आई बराबर एम ई स्क्वायर हो या आई बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दोनों एम आई बराबर होंगे, उनको इक्वल करके हमने लास्ट में ये एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाल दिया जिसमें ये निकला कि रेडियस ऑफ gyration इज रियली नथिंग बट द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस इन ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है ऑफ इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल्स के रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये आज आम पूरा हुआ। अटेंडेंस कोड डाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको हम ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। कल पढ़ाना है नहीं पढ़ाना कैसे पढ़ाना है ना, तो अब हमें 7 बजे उठने में बड़ा परेशानी होने लगी। अच्छा अटेंडेंस कोड डाले, धनतेरस है, ओहो धन DHAN, धनतेरस शुरू के 4 यानी शब्द क्या है DHAN, ये धन डाल देना। और आज नहीं अटेंडेंस कोड आपका हम लगा लेंगे, ध्यान देना। हमने आपको क्या 12 अब करीब आने लगा है, अभी 2-3 महीने आपको पढ़ाना, नवंबर पढ़ाना, दिसंबर पढ़ाना, जनवरी पढ़ाना, फरवरी पढ़ाना, अभी वैसे काफ़ी कुछ पढ़ाना है और उम्मीद है हमें मार्च भी पढ़ाने को मिलेगा इस बार। तो पेपर हम आपका लेंगे दिसंबर के लास्ट वीक में लेंगे पेपर, एक पेपर हम आपका जनवरी के लास्ट वीक में ले लेंगे और सिलेबस अकॉर्डिंग हमें फरवरी या फिर मार्च के प्रथम वीक में हम एक पेपर ले लेंगे। 3 पेपर लेके हम वेटेज बना लेंगे। एक तो बेंच मार्क मेरा ये होगा पेपर, दूसरा बेंच मार्क होगा आपकी रेगुलर अटेंडेंस। सुनना बहुत ध्यान से, रेगुलर अटेंडेंस इस बच्चे ने दी। तीसरा डिसिप्लिन, प्रॉपर बच्चा डिसिप्लिन में रहा कि नहीं रहा, उसने टाइम टू टाइम आपने फेयर नोट दिखाए कि नहीं दिखाए। ये बहुत सारे बेंच मार्क होंगे जो 12th में हमारे पास पढ़ने के लिए आपको हमें लेना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी, तो इसलिए कोई लापरवाही मत करें। हमें ढूंढने से भी 40-50 बच्चे नहीं मिलते पूरे शहर में पढ़ाने के लिए, पता नहीं कैसे लोग 4-4, 5-5 बैच लगा लेते हैं। ये लोग अटेंडेंस कोड डालिए, DHAN धन डाल दिया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू।